Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा। इस वीडियो में अब हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन किसी भी चार्ज असेंबली के लिए, जनरली कंटीन्यूअस चार्ज असेंबली के लिए ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे लीनियर चार्ज के लिए, या कोई स्फेरिकल सेल हो, स्फेयर हो, या कोई प्लेन शीट हो। हर तरह की कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लीनियर के लिए, सरफेस के लिए, वॉल्यूमेट्रिक के लिए, सब के लिए यूज करते हैं। और एग्जाम्पल्स अब उनका अप्लाई करके हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फॉर कंटिन्यूअसली या यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सारे स्टेप्स को हम समझाएंगे, कैसे आप उसे टैकल करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। बातों को थोड़ा गौर करिएगा। मान लिया कोई एक रॉड है, इस तरह लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि क्या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, और प्लस क्यू कूलम चार्ज कॉन्टिन्यूअसली इस रॉड पे अरेंज्ड है, फैला हुआ है। मान लिया प्लस क्यू कूलम, कितना चार्ज? प्लस क्यू कूलम चार्ज पॉजिटिव चार्ज है जो इस पर कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यह एक कॉन्टिन्यूअसली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है फॉर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या निकालना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कैसे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कितना कूलम चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू कूलम। मान लिया इस रॉड से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर आपको, यहाँ आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इस रॉड से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। अब जिस भी असेंबली की बात करें, पहला स्टेप क्या होगा? चाहे वो सीट हो, स्फीयर हो, लीनियर चार्ज हो, सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं, बनाते हैं अपनी तरफ से। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक जो है गॉसियन सरफेस क्या होगा? सिलिंड्रिकल आप मानेंगे। तो इस पॉइंट से पास होते हुए एक सिलेंडर की
कल्पना करेंगे आप। ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस है। शर्त यह है कि जिस भी गासियन सरफेस की आप कल्पना करेंगे, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वह पॉइंट उस गासियन सरफेस पे आना चाहिए। ये पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या हुआ? जिस चार्ज असेंबली के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस जिस पॉइंट पे निकालना है उससे गुजरता हुआ कोई सिमेट्रिक जो है, कोई सिमेट्रिक गासियन सरफेस कल्पना करना। हमने यहाँ कैसी गासियन सरफेस की कल्पना किया? सिलिंड्रिकल। अब दूसरा स्टेप क्या आप लेंगे? जो गासियन सरफेस आपने बनाया, चूज किया, वह फर्दर कितने सरफेसेस में सब डिवाइड हो सकता है, अर्थात किन किन सरफेसेस से फ्लक्स पास आउट होने की संभावना है। उस दिए गए आर्बिट्रारी गासियन सरफेस को सरफेसेस में हम डिवाइड करेंगे। अगर किसी सिलेंडर की मैं बात करूं तो उसमें 3 सरफेस होते हैं। सबसे ऊपर वाला सरफेस ये सरफेस, ये प्लेन है और कैसा है? प्लेन है और सर्कुलर है। किसी सिलेंडर का जो बेस होता है, ये मार्कर है, ये इसका जो बेस है ये प्लेन होगा और सर्कुलर। इसी तरह से दूसरा सरफेस यहाँ, और ये तीसरा सरफेस कह सकते हैं कर्व सरफेस होगा इसके मिडिल में। ये सरफेस नंबर 1 हो गया। ये सरफेस नंबर 2 मान लीजिए, या इसे 2 मान लीजिए, और ये सरफेस नंबर 3 हो गया। 3 सरफेसेस में हमने पूरे गासियन सरफेस को 3 सरफेसेस में हमने डिवाइड कर दिया। अगर स्फेरिकल है, कहीं पे मान लिया गासियन सरफेस स्फेरिकल है, तो उसमें एक का सरफेस होगा, कर्व सरफेस होगा। लेकिन यहाँ जो है पूरे गासियन सरफेस को हमने 3 पॉसिबल सरफेसेस में ब्रेक कर दिया। अब तीसरा स्टेप जो आएगा आपका, उन सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि हमें फ्लक्स लिखना है, फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा हमने बताया है। तो ई और यस के बीच एंगल कहाँ जाएगा, क्या होगा, इसे डिफाइन कर लेना है। अब देखिए यहाँ कैसे आप डिवाइड करेंगे, इस बातों को जरा गौर करिएगा। स्टूडेंट्स, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसके नाते किसी भी पॉइंट पर ध्यान दें, सबसे पहले मैं इस थर्ड सरफेस पे बात करता हूँ, जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, उस पर बात करता हूँ। तो किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड हो जाएगी। या इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो जाएगी। और कल ही वीडियो बनाते समय मैंने आपको समझाया था एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट को। जब कोई कर्व सरफेस होगा तो उसके हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वेरी करता है। तो इस पॉइंट पर हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मानेंगे, यहां ds, ये स्मॉल, इस कर्व सरफेस का स्मॉल एरिया एलिमेंट ds है। तो ds की डायरेक्शन क्या होगी, इसके नॉर्मल आउटवर्ड, इसी डायरेक्शन में ds भी हो जाएगा। यानी यूं कहिए कि E और ds दोनों एक डायरेक्शन में हो गए। यानी इस केस में इस कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, जो इस पॉइंट P पर आपने एरिया वेक्टर ds लिया है,
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों एक डायरेक्शन में है, एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में 0 हो जाएगा। दूसरा, इस सरफेस की मैं बात करता हूं। अब यहां पर भी इस पॉइंट पर कोई एरिया वेक्टर लेते हैं, अगर आप कोई एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ये प्लेन सरफेस है, एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा, नॉर्मली आउटवर्ड अपवर्ड, ये डीएस की डायरेक्शन हो जाएगी अगर यहाँ कोई सरफेस चुनते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वह यहाँ हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितने का एंगल बन गया, 90 डिग्री। इस केस में थीटा इक्वल टू कितना है, 90। यहाँ इस सरफेस के लिए पूरा ये जो सर्कुलर सरफेस आपका है, इसी तरह से अगर इस सेकंड सरफेस की मैं बात करता हूं तो यहाँ डीएस यहाँ होगा डाउनवर्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, यही होगा। आपने जो है पॉसिबल 3 सरफेसेस सिलेंडर में थे, तीनों सरफेस पर ई और डीएस के बीच एंगल क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच डिफाइन करना। पहला स्टेप, आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फिगर लिया, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना उसे असाइन किया, और उस पॉइंट से पास होता हुआ एक गासियन सरफेस की कल्पना किया। गासियन सरफेस को पॉसिबल जितने भी सरफेसेस में ब्रेकअप किया जा सकता है आपने ब्रेक किया, और हर सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन कर लिया। अब बारी आती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज कितना लिखेंगे, लेट अस कंसीडर there is a linear charge distribution, there is a rod and plus q coulomb charge is distributed continuously on the rod. If language देंगे, we have to find out electric field due to this linear charge distribution at point P at a distance r. For this purpose we have taken a cylindrical Gaussian surface of length L and radius r. इस सिलेंड्रिकल सरफेस की रेडियस कितना है, r. Then according to Gauss theorem the total flux passing through this closed surface या cylindrical surface phi equal to, according to Gauss theorem, the total flux passing through the cylindrical surface through the cylindrical Gaussian surface phi E equal to Q in upon एप्सिलॉन। ये फार्मूला आपने कल पढ़ा है गॉस सर। और आप जानते हैं अगर इसकी लंबाई यल है, ये लंबाई यल इसके अंदर आ रही है वायर की, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना लिया आपने, लैम्डा, तो Q की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा यल अपॉन एप्सिलॉन। क्योंकि लैम्डा इक्वल टू आप जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन यल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो Q इक्वल टू लैम्डा यल, तो इस Q की जगह पे लैम्डा यल रख दिया।
इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। ये पहला स्टेप हो गया। ये आपने इस सिलेंड्रिकल सरफेस से, इस गासियन सिलेंड्रिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ये आपने गास के थ्योरम से लिखा। अब आप फार्मूले से कैलकुलेट करिए दूसरा स्टेप। पहला गासियन सरफेस माना, डिवाइड किया, इसके बाद इक्वेशन, गास लॉ से इक्वेशन लिखा। अब आप फार्मूले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करिए। एंड टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर हाई ई इक्वल टू, अब तीनों सरफेसेस से जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है उनसे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्लोज इंटीग्रल करेंगे। क्लोज इंटीग्रल फॉर सरफेस नंबर 1 ई डॉट ds प्लस क्लोज इंटीग्रल सरफेस नंबर 2 ई डॉट ds, यहाँ सेकेंड लिखे हैं तो सेकेंड लिख दीजिए, एंड प्लस क्लोज इंटीग्रल थर्ड के लिए ई डॉट ds। चूंकि बेटा फ्लक्स जो होती है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसका नेट वैल्यू निकालने के लिए, टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम अलजेब्रिक मेथड से सम कर देते हैं। तो इस सरफेस से पास होने वाला कुल फ्लक्स प्लस इस सरफेस से पास होने वाला कुल फ्लक्स प्लस इस सरफेस से पास होने वाला, सरफेस नंबर 1 से सरफेस नंबर 2 से सरफेस नंबर 3 से। अब ई डॉट डी एस की वैल्यू ई डी एस कॉस थीटा होगी। अब जरा सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर सेकेंड के लिए देखिए, सरफेस 1 और सरफेस सेकेंड के लिए, फॉर सरफेस 1 एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के लिए, इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए, एंगल बिटवीन E and ds थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस सरफेस और इस सरफेस के लिए E और ds के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सो E डॉट ds इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, कॉस 90 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी इस सरफेस से और इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास आउट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। और फार्मूला ई आप जानते हैं, फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा होता है, तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। बचा थर्ड, अब जो टोटल फ्लक्स पास होगा वो इस थर्ड सरफेस से पास होगा। सो हाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल थर्ड ई डॉट ds। तो ई डॉट ds माने ई ds कॉस थीटा थर्ड के लिए, और थर्ड के लिए बचेगा यहां थर्ड में हियर थीटा इक्वल टू 0 है। इस थर्ड सरफेस जो आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके लिए थीटा की वैल्यू कितना है, ई और डी एस दोनों एक डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और यहाँ असाइन कर दे रहा हूँ, थीटा इक्वल टू 90, यहाँ थीटा इक्वल टू 90 और यहाँ थीटा इक्वल टू 0, मैंने असाइन कर दिया। तो cos 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एंड E is constant at every point
ऑफ कर्व सरफेस थर्ड। बेटा इस कर्व सरफेस थर्ड पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वेक्टर ही नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी। रीजन क्या है उसका, अरे भाई यह रॉड जो है इसके सेंटर से पास हो रहा है, सिलेंड्रिकल बॉडी है कोई, तो अब हर जगह रेडियस के डिस्टेंस आर की वैल्यू सेम रहेगी। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जानते हैं, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर पे डिपेंड करता है, आर कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या करेगी, वेरी करेगी। लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड है, यहाँ कास थीटा की वैल्यू 0 है, तो कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये चीज आप लोग समझ लेंगे। तो अब आपके पास क्या आया, ये ई बाहर हो जाएगा इसके चिन्ह से, चूंकि इंटीग्रल के चिन्ह से, चूंकि कैसा है, कांस्टेंट है, तो बचा। और कास 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी। तो फाई इक्वल टू ई बाहर हो गया और क्लोज इंटीग्रल ds हो गया, ये थर्ड। अब ये जो थर्ड है ये कर्व सरफेस है, और आप यल लेंथ और आर रेडियस के सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला जानते हैं, 2πr यल होता है या 2πr h होता है। यहाँ h कितना है, यल के बराबर, तो ds हो जाएगा e इंटू यस हो जाएगा, और यस कितना हो जाएगा, e इंटू 2πrl हो जाएगा। ये फाई ई हो गया। अब आपने दो मेथड से फाई ई का मान निकाला। पहला तो आपने गासियन फार्मूले से लिखा, गास के फार्मूले से लिखा यह बात, और यह कह दूसरा आपने फार्मूले से कैलकुलेट किया टोटल फ्लक्स, हर पार्ट से पास होने वाले, हर सरफेस से, उस गासियन जो आपने गासियन सरफेस माना है उसके हर पॉसिबल सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने कैलकुलेट किया। लेकिन दोनों तरह से कैलकुलेशन एक होना चाहिए, अर्थात इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। आप 1 और 2 को क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स को, मैं वहां लिख देता हूं, ध्यान देंगे आप लोग। ये वैल्यू E इंटू 2πrl, E इंटू 2πrl इक्वल टू, ध्यान देंगे, E इंटू 2πrl इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी फ्लक्स गास थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स की वैल्यू कितना है, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और कैलकुलेशन से फ्लक्स की वैल्यू कितना आई आपने निकाला, E इंटू 2πrl, E इंटू 2πrl की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों तरफ कैंसिल क्या हो जाएगा, यल से यल कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर लेमडा अपॉन 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब इसकी डायरेक्शन किसके बराबर है, अगर आप डायरेक्शन की बात करते हैं तो किसके बराबर है, यूनिट वेक्टर r के डायरेक्शन में है, रेडियल है, ये जो उसका कर्व सरफेस है उसके रेडियस के क्या है, एलांग है। इस तरह से आपने लीनियर गास थ्योरम का एप्लीकेशन करके लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फाइंड आउट किया। सारी बातें क्लियर, एक बार छोटा सा रिकैप देता हूं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जिस चार्ज असेंबली को कहेगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहे या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहे, उस असेंबली को ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ लीनियर चार्ज को हमने ड्रॉ किया, इसके बाद जिस पॉइंट को हम उस पॉइंट को असाइन करेंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जैसे यहाँ पॉइंट P। अब उस पॉइंट से पास होता हुआ एक गासियन सरफेस
हम बनाएंगे सिमेट्रिक गासियन सरफेस। जैसे मैंने यहाँ क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। इसके बाद का स्टेप, उस गासियन सरफेस को और फर्दर पॉसिबल कितने सरफेसेस में ब्रेक किया जा सकता है जहां से फ्लक्स पास होने की संभावना पॉसिबल है। यहाँ 1 2 3 सरफेस में मैंने ब्रेक कर लिया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, हर सरफेस के लॉन्ग। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन कर दिया आपने। जैसे यहाँ 90 है, यहाँ 90 और यहाँ 0 हो गया। अब सबसे पहले गॉस थ्योरम का फार्मूला लिख देंगे और फिर हर सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स का सम निकाल लेंगे फार्मूले से, इस प्रकार से, और दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इरेज करें इसको कि नोट करेंगे? नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।